किलो गोबर, ताजा गोबर और 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी वही मिट्टी। अगर खट्टा नहीं है तो 3 दिन उसको धूप में रख दीजिए, वो खट्टा हो जाएगा। उसको उस पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना है। फल हो, फूल हो, अनाज हो, आप डायरेक्ट उस पर छिड़काव करिए। आपका फसल का साइज बढ़ेगा, चमक आएगा, अच्छी उपज होगी। आपको अलग से कोई भी दवा मार्केट से जरूरत नहीं होती। तो ये हमारी प्राकृतिक खेती है, जीरो बजट। अंतर है दोनों में या तीनों में जो हमने बताया कि रसायन खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अंतर क्या है। जब हम रसायन का प्रयोग करेंगे तो हमें बाजार से खरीदना होगा, हमारा पैसा जाएगा, समय भी जाएगा। वैसे ही जैविक खेती है। आप जैविक के नाम पे, आज गवर्नमेंट ने कहा जैविक, मार्केट में जैविक उपलब्ध हो गया, आप दौड़ के जाएंगे, पैसा ले लीजिए, ये जैविक दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं हमें केवल बेवकूफ बनाया गया होता है। हमारे खेत डूब जाते हैं और डूबते ही हमारी फसल बर्बाद। जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे ये बताओ तो प्राकृतिक खेती में किसान का सबसे बड़ा मुख्य चुनाव होता है। क्लिप कैसे मिलेगी? एक केचुआ 792 लोग हैं जिनको रजिस्टर्ड होना है और रजिस्ट्रेशन कितना हुआ? 1,56,123। मैंने 100 में 40 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब आप कल्पना करिए, तो जिनका नहीं हुआ है उनका भी रजिस्ट्रेशन करवाइए, क्योंकि अब सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं और बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसान को वो सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। दूसरा जो एक बड़ा प्रश्न है, अभी आप जैविक खेती के बारे में सुन रहे थे और भी बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। जब आप जहर का प्रयोग बंद कर देंगे, और सबसे ज्यादा जहर का प्रयोग सब्जियों में हो रहा है। भिंडी में सबसे ज्यादा दवाई छिड़की जा रही है, गोभी में छिड़की जा रही है, बैगन में छिड़की जा रही है। इन सब का उद्देश्य यह है कि आपके पास जो उपलब्ध है उसी से आप जैविक खेती कैसे करेंगे। अगर आप कोई चीज बाहर से खरीद के जैविक खेती करें, जिनसे मिट्टी को जो तत्व चाहिए उनको आप दे सकते हैं, तो इन सब चीजों पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कृषि विज्ञान केंद्र लंबे समय से इन चीजों पे काम कर रहा है और हमारे यहाँ जो जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का अभियान है, उसको डॉक्टर जेपी राय साहब देख रहे हैं। ये हमारे केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं बीएचयू के। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस प्राकृतिक खेती। धन्यवाद सर। जैसा कि आदेश हुआ है कि प्राकृतिक खेती के बारे में, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, पारंपरिक खेती, एक अगर हम इनके ऊपर निगाह डालें और एक तुलनात्मक अगर रूप से देखें, तो जो हम पारंपरिक अभी खेती करते आ रहे हैं, जिसको पारंपरिक खेती कहते हैं, यह वस्तुतः रासायनिक खेती बन गई है, पारंपरिक खेती नहीं रही। पारंपरिक खेती का मतलब यह है कि जो हम अपने बाप शकुंतला देवी बहुती माननीय मंत्री जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। कमला पत्नी रामजीत दाती पहाड़ी ब्लॉक, बंशीधर पुत्र रामचरण गोलकुटवा बटेरा ब्लॉक सिटी ब्लॉक, बाबू नंदन पुत्र पुरुषोत्तम बरकछा खुर्द सिटी ब्लॉक। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भेजने वाली प्रक्रिया कभी नहीं की गई थी। हमारी कृषि व्यवस्था के जो तीनों अंग थे, खेती, पशुपालन और उद्यानिकी, यानी फल फूल इनकी खेती, सब्जियों इनकी खेती, ये सब एक साथ था। हमने क्या किया, हमने एक एक को काट दिया, एक एक अंग इसका हम काटते गए। जाने अनजाने में हमसे यह पाप हुआ।
हमने पशुपालन को पहले किनारे किया। जानवर को हमने माना अनुत्पादक है, दूध नहीं दे रहा है तो खूंटे पर बांध करके उसको हम खिला रहे हैं फालतू में, कोई मतलब नहीं। आर्थिक चिंतन हमारे अंदर आ गया, पैसे को लेकर के हम जागरूक होने लगे। अच्छा, पैसे को लेकर के जागरूक तो हुए, लेकिन पूरी तरह से जागरूक नहीं हुए। जानवर को हमने पहले किनारे लगाना शुरू किया। पहले हमारे यहाँ आप देखिए तो चरनी पे 3, 4, 5, 8 बैल रहते थे, और बैलों से जो श्रम लिया जाता था, जो होता था, वो आज मशीनों ने ले लिया, उसका स्थान आज मशीनों ने ले लिया। तो बैल अनुपयोगी हो गए, बैलों की छुट्टी की। फिर उसके बाद गाय भैंस जो थी, दूध जब तक दे रही है, मछली पालन पे, बकरी पालन पे, इस सब पे जाएंगे तो आपको अतिरिक्त इनकम मिलेगी। यहाँ पे केबीके में उसके लिए आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो किसान भाइयों को, आप लोगों को जो भी आप लोग बकरी पालन या मधुमक्खी पालन या अन्य चीज़ों पे वो करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, केबीके से संपर्क करके यहाँ से प्रशिक्षण भी ले लीजिए और खेती करिए। इससे आपको आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका परिवार खुशहाल होगा। साथ ही साथ खेती बाड़ी संबंधित या अन्य कोई भी दिक्कतें आप लोग विभाग संबंधित आती है तो हमारे विभाग संपर्क करें। किस विभाग से? उप कृषि निदेशक मिर्जापुर। हमें मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है आप लोगों को तो उस पर आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। 700 780 780 9394। आप लोग ब्लॉक पे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो आप लोग डायरेक्ट हमसे संपर्क करेंगे, तो हम लोग जो आपकी खेती संबंधी समस्या है उसको निस्तारित कराएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उप निदेशक कृषि महोदय। आपको जागरूक होना पड़ेगा। किसान गरीब क्यों है? क्योंकि नौकरी करने वाले के पास 8 घंटे का 365 दिन काम है। आपके पास 8 घंटे की ड्यूटी नहीं है और आप फसल के अलावा बाकी चीजों को उसमें शामिल नहीं करते। मिर्जापुर में अभी आप पशुपालन में जाइए तो 2 कंपनियां जो देश की प्रतिष्ठित है वो आपका दूध लेने के लिए तैयार बैठी है। एक अमूल, और लगभग जनपद के हर गांव का किसान हमसे जुड़ा है। माननीय मंत्री जी ने अपनी निधि से जब ये पहली बार सांसद हुई तो इन्होंने एक पोर्टेबल मशीन हमको दिया मिट्टी की जांच की, और पहली बार मिर्जापुर ऐसा जनपद था जिसमें 5000 किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बना करके उनको दे दिया था, जब देश के और लोग सोच रहे थे। तो ऐसी लोकप्रिय सांसद हमारे बीच हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और यहां भी अगर विकास के रथ का पहिया रुका तो हमारी कमी है, हमारे जनप्रतिनिधि की इसमें कोई कमी नहीं है। हम जागरूक नहीं हैं। अभी जिस रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, इस जिले के 40% किसान ही केवल रजिस्टर्ड हैं। 60% लोग इस सम्मान निधि के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं है। सरकार तो आपको देने के लिए खड़ी है, आप ही नहीं तैयार हो रहे हैं। आप जाकर के अपनी रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं तो आपको वो निधि नहीं मिल रही है। और ऐसे 60% लोग हैं, करीब 4 लाख के आसपास किसान जिनका रजिस्ट्रेशन होना है, उसमें 1.5 लाख का ही रजिस्ट्रेशन है। तो आप जागिए, अपने लोगों को रजिस्टर्ड कराइए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही बड़े बड़े मंत्रीगण और सांसदगण, विधायक गण, सभी लोग उपस्थित हैं, सभी अधिकारी उपस्थित हैं। केवल आप लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए आज का दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो रखा है, और आप लोगों के सम्मान के लिए। तो इस कार्यक्रम में हम सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा, मुख्य रूप से आज का कार्यक्रम आप ही लोगों के लिए समर्पित है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसका आप लोग लाभ उठाइए। और जो बार बार बातें आ रही हैं कि हमारे जिले के 60% किसान जो फार्मर रजिस्ट्री में नहीं भाग ले पाए हैं, अपनी रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं, वो करा लें। तो आपको सुविधाएं केवल किसान सम्मान निधि ही नहीं
बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे खेती बाड़ी से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होंगे आगे आने वाले 1-2 महीने में सारी चीजें उससे जोड़ी जा रही हैं। तो आप लोग आगे बढ़ करके फार्मर रजिस्ट्री कराएं और किसानों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाएं और बाकी प्रशिक्षण और बाकी सब जागरूकता के कार्यक्रम जो भी हो रहे हैं उसमें आप लोग भाग लें। किसी तरह की खेती बाड़ी में तकनीकी जानकारी, खेती बाड़ी की, किसानी की जानकारी, जो भी चीजें आपको चाहिए, आप लोग जैसे हम लोगों से जुड़े रहते हैं जुड़े रहिए। मोबाइल से, स्वयं के संपर्क से या बात करके हमारे वैज्ञानिकों के साथ आप अपने खेती बाड़ी की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। और जो वर्तमान में इस समय सीजन चालू हो गया है जायद का, और जायद के समय में 2 महीने यानी कि 60 दिन में तैयार होने वाली और एक साथ पक करके तैयार होने वाली मूंग की प्रजातियां ऐसी ऐसी आ गई हैं। आप उनकी खेती करके और 60 दिन में आप मूंग काट लेंगे। और दूसरी चीज, अगर मूंग आप बुआई करके मूंग की पैदावार लेते हैं तो उससे आपके खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और आगामी फसल जो खरीफ में लेंगे उसमें कम से कम 10 से 15 या 20% तक आप नाइट्रोजन वाली खाद की बचत कर लेंगे। तो अगर 15-20% आप नाइट्रोजन वाली उर्वरक की बचत कर लेते हैं तो बहुत पैसा आप अपना बचा लेंगे। और तीसरी बात जो हमारी कहनी थी कि आजकल हम लोगों का भी जोर है, बीएचयू कैंपस में सभागार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त पे हस्तांतरण के कार्यक्रम में आज उपस्थित इस जनपद की लोकप्रिय सांसद व माननीय मंत्री जी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से कुछ समय हमारे लिए भी निकाला है। साथ ही मंचासीन सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उप निदेशक कृषि केवीके के डॉक्टर साहब तथा सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए आज ये कार्यक्रम है, हमारे किसान भाई और किसान बहनें। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए बहुत ही संक्षिप्त में कुछ चीज़ों पे आप लोगों का ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूँ। पिछले 1 वर्ष में जिला प्रशासन के द्वारा तथा कृषि विभाग द्वारा कई चीज़ों पर अभिनव पहल की गई है। जैसे कि गंगा ग्राम जो है हमारे, ऐसे गांव जो गंगा से सटे हुए हैं, वहाँ पे अनूठे प्रयास के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। कारण मुख्य ये है कि यदि आप रसायन फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो जब वर्षा होती है तो वही पानी नदी में चला जाता है और यदि उन रसायनों के साथ वो पानी जा रहा है तो नदी का जो आपका उसमें प्रदूषण बढ़ेगा। साथ ही उसमें आपने देखा होगा हरा हरा वो कवर हो जाता है, जिसको एल्गी। तो इसी प्रकार प्रयास ये है कि गंगा ग्राम में सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। पूर्व में इस प्रकार का संशय रहता था कि यदि हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो शायद हमारी पैदावार उतनी ना हो, परंतु रीसेंट स्टडीज और जो साइंटिफिक जर्नल्स में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि यदि कम नहीं तो लगभग सिमिलर प्रोडक्टिविटी, पैदावार आप जैविक खेती से और प्राकृतिक खेती से कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसको नमो ड्रोन दीदी या ड्रोन दीदी वो लॉन्च की गई थी। हमारे जनपद में बहुत सारी जो समूह की महिलाएं हैं उनका चयन करते हुए NRLM जो हमारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन है वहां पर भेजा गया है और उनके प्रशिक्षण के उपरांत वही हमारी किसान बहनें आप सभी लोगों के खेतों में नैनो। तो मैं आप सभी लोगों को वापस फिर से एक बार मोटिवेट करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अभिनव पहल आप करें और ज्यादा से ज्यादा कमाई करें। खजूर की खेती हो गई, ड्रैगन फ्रूट तो एक बहुत अच्छा मॉडल मिर्जापुर में है ही, जो पूरे देश और पूरे प्रदेश में आज प्रचलित है। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं, जिसमें लागत कम है मुनाफा ज्यादा है, तो इस प्रकार से हम लोग जो गेहूं और धान उससे थोड़ा सा मूव होते हुए नई प्रकार के
एक्सपेरिमेंट्स और नए प्रकार के अभिनव पहल आप लोग भी अपने स्तर से करें। तो मेरी यही आपसे आशा थी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट सोच और योजना के साथ अगर काम किया जाए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। जल स्तर का बढ़ना ये चमत्कार है। बाकी दुनिया एकाध शहर तो ऐसे हैं जहां कह दिया गया कि यहाँ पानी ही नहीं है। चेन्नई, वहां बिल्कुल पानी, ग्राउंड वाटर है ही नहीं। ऐसी स्थिति में अगर मिर्जापुर अपने को यहाँ तक बरकरार रखे हुए है तो ये निश्चित तौर पे यहाँ विकास के काम करने वाले जो लोग हैं, जो उनके मुखिया हैं, जो उनकी टीम है, माननीय मंत्री जी की प्रेरणा है और इस काम को हम और आगे ले जाएंगे और मिर्जापुर को पानी से भरपूर करेंगे, ये संकल्प करना है। मैं माननीय मंत्री जी को बुलाऊं इसके पहले कृषि विज्ञान केंद्र के लोगों का भी एक दर्द है। उनके साथ कुछ राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वहां के स्टाफ को बहुत कष्ट है। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारा ज्ञापन लें और देश स्तर पे जो वैज्ञानिकों के साथ समस्या हो उसको दूर कराने के लिए सरकार की तरफ से पहल करें। मैं प्रोफेसर श्री राम सिंह जी, डॉक्टर जेपी राय, डॉक्टर गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को ज्ञापन सौंपे। हालांकि ये दृश्यता है, कार्यक्रम में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्षमा चाहते हुए आपको ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। सवा 2 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन है। उसके पूर्व हम अपनी लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार की मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए, हमारी लोकप्रिय सांसद, देश की मंत्री, हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों। सीडीओ मिर्जापुर श्री विशाल कुमार जी, हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र के कर्ता धर्ता प्रोफेसर श्री राम सिंह जी, उप निदेशक कृषि श्री विकेश पटेल जी, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक गण डॉक्टर एस.के. गोयल जी, डॉक्टर जे.पी. राय जी, प्रोफेसर गुरु प्रसाद जी, यहाँ पर मौजूद हमारे अपना दल के जिला अध्यक्ष श्री राम लौटन जी और सभी हमारे उपस्थित इस जनपद के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचे सभी मेरे किसान भाइयों और बहनों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के कोने कोने में हमारे किसान भाइयों और बहनों से वर्चुअल मोड से जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग स्थानों पे हो रहा है और भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं सभी किसी न किसी कोने में देश के मौजूद हैं। मुझसे भी पूछा गया कि आप देश के किस कोने में रहना पसंद करेंगी, तो मैंने कृषि मंत्री जी के कार्यालय को सूचित किया कि मैं अपने क्षेत्र में रहूं, ये मेरे लिए सबसे उपयुक्त होगा, मेरे अपने किसान भाइयों और बहनों के बीच में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी होने जा रही है और ये एक ऐसी योजना है किसानों को सीधे तौर पर भारत सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता देने की। और इससे पहले
अनेक सरकारें आई गई, लेकिन ऐसी योजना जिसमें सीधे तौर पर हम किसानों को आर्थिक सहायता दे रहे हैं ताकि वो अपनी खेती संबंधी छोटी मोटी आवश्यकताओं के लिए कहीं से भी ऋण लेने के लिए मजबूर ना हो, ये अपने आप में ऐसी पहली योजना है जो सीधे तौर पर किसान भाइयों को लाभान्वित कर रही है। और 2000 योजना का शुभारंभ हुआ, उसके बाद से आज 6 साल पूरे होने तक 11 करोड़ के लगभग किसान हैं जिनको हमने 3.46 लाख करोड़ रुपए देश भर में, आप सोचिए 6 साल के अंदर सरकार ने 11 करोड़ किसानों के खातों में 3.86 लाख करोड़ रुपया हस्तांतरित किया है अभी तक। और आज 19वीं किश्त जब जारी होगी तो हमारे 9 करोड़ 76 लाख ऐसे किसान हैं, एक क्लिक पर उनके खाते में 22,000 करोड़ रुपया पहुंचने जा रहा है। इतना बड़ा अमाउंट, इतनी बड़ी धनराशि आज प्रधानमंत्री जी 22,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ 76 लाख किसानों के खाते में सीधे देने जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी योजना है। और सबसे खास बात इसकी जो है कि इसमें ये 19वीं किश्त का 22,000 करोड़ रुपया जब जा रहा है किसानों के खाते में, तो इसमें 2 करोड़ 41 लाख केवल शुद्ध रूप से हमारी महिला किसान है जिनके खाते में पैसा जाने वाला है। तो ये इस योजना की खासियत है और ये इसीलिए चलाई गई क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारी सरकार का जो दृष्टिकोण है, केवल किसानों की आमदनी बढ़े वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश का किसान कैसे पूरी तरह सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, उसके लिए हमने एक 360 डिग्री अप्रोच ली है। कृषि के जितने अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग आयाम होते हैं, हर उस आयाम पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके भारत सरकार ने काम किया है। पिछले 11 वर्षों में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का तीसरा कार्यकाल है और 11 वर्षों में ये सरकार पूरी तरीके से किसानों के आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण और उनके कल्याण के प्रति समर्पित रही है। और एक एक योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो एक उदाहरण है, इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे ऐसी योजनाएं लाए कि हम कृषि को घाटे का सौदा नहीं बल्कि फायदे का सौदा बनाएं, जिससे हमारे किसान भाइयों की आत्महत्याएं रुके, खेती में जो अगली पीढ़ी की रुचि खत्म हो रही है उस पर विराम लगे, लोग जो खेती बाड़ी से आमदनी ना होने के चलते पलायन करके शहरों में जाकर और दूसरे किस्म के छोटे मोटे काम कर रहे हैं उस पर विराम लगे, खेती किसानी में समृद्धि और संपन्नता आए। और उसके लिए हमने हर तरीके से प्रयास किए और इसी कड़ी में एक हमारा प्रयास सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा परीक्षण कार्ड, वो इसलिए कि अभी आप सुन रहे थे, मेरे पूर्व के वक्ता आपको बड़े विस्तार से बता रहे थे कि कैसे हमने पिछले कई दशकों में जब लगातार रासायनिक खाद का भरपूर उपयोग किया, इसलिए किया कि हमें लगा हमारी उत्पादकता बढ़े और बढ़ी भी, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन रासायनिक खाद के उपयोग से हमारी मिट्टी, हमारा जल, हमारी हवा सब कुछ प्रदूषित हो गया और आज खतरा मंडरा रहा है हमारी अपनी सेहत पर, हमारी अपने स्वास्थ्य पर और मिट्टी के स्वास्थ्य पर। यानी अभी उपनिदेशक कृषि को मैं सुन रही थी, उन्होंने कितना समान जीवन से जुड़ा हुआ आपके सामने एक अपना ऑब्जर्वेशन रखा कि जब कई साल पहले हम लोग छोटे थे और खेत में पांव रखते थे तो मिट्टी नरम होती थी, मुलायम होती थी, लेकिन आज वो इतने वर्षों के खाद के उपयोग के उपरांत इतनी कड़क हो चुकी है कि आप मिट्टी पर पांव रख दे तो आपके पांव के तलवे में वो चुभने लगती। और आज जो बीमारियां, इतनी बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां बढ़ रही हैं,
सबसे ज्यादा तो हम कैंसर के बारे में सुनते हैं, साइलेंट पैंडेमिक बन गया है पूरे देश के अंदर। 14-15 लाख मामले हम देख रहे हैं कि हर साल आ रहे हैं। भारत सरकार और मेरे दोनों मंत्रालय ऐसे, एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, दूसरा कृषि से जुड़ा हुआ है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय है। तो मैं दोनों कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए हम कितने मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, साथ में एक और मंत्रालय जुड़ गया रसायन और उर्वरक का। पिछला मंत्रालय मेरा वाणिज्य और उद्योग था, और वाणिज्य विभाग जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात को ही देखता है। तब मैंने उस दौरान निर्यात सुविधा केंद्र की चुनार में, बहरामगंज में, जो ग्लेन हिल स्कूल है उसके पीछे, ये लगभग 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो स्थापित हुआ और काफी हद तक वो अब बनकर तैयार हो गया है। कुछ समय में, 1-2 महीने में वो पूरा निर्यात सुविधा केंद्र बनकर तैयार हो जाएगा। उसकी स्थापना मैंने इसीलिए की कि हमारे जिले के किसानों की आमदनी को बढ़ाना है तो उन्हें एक्सपोर्ट की श्रृंखला में जोड़ना होगा। यानी आप जो फल, सब्जी, अनाज पैदा करते हैं, केवल जिले की सीमा में नहीं, जिले की सीमा के बाहर नहीं, बल्कि देश की सीमा के बाहर दुनिया के तमाम देशों के बाजारों में पहुंचे और आपकी आमदनी में इजाफा हो, तो वो निर्यात सुविधा केंद्र भी लगभग बनकर तैयार होने वाला। कुछ ही समय में आप उसको देखेंगे फुल फ्लेजेड। वो आप लेकर आती है, आप लोगों के लिए लेकर आती है। अगर हमने तय किया कि हमको 10,000 उत्पादक संघ बनाने हैं, किसान उत्पादक संघ जिसे हम एफपीओ कहते हैं, आज प्रधानमंत्री जी उसको देश को समर्पित करने जा रहे हैं, देश भर में बन गए, तो हमारे जिले में भी बड़े पैमाने पर बनने चाहिए। और थोड़े बहुत बने भी है, लेकिन और बनने चाहिए। सरकार ई-नाम की व्यवस्था लेकर आई है, तो आप लोगों को उससे जुड़ना चाहिए। पीएम किसान के लिए आप में से जो किसान एनरोल्ड नहीं है, आपको एनरोल्ड होना चाहिए। आपके खेत की मिट्टी का परीक्षण आपको कराना चाहिए। ये सारी योजनाएं सरकार इसीलिए लेकर आई है कि किसान भाई ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, धीरे धीरे इसकी तरफ कदम बढ़ाना होगा। अभी आपने 1 फरवरी को बजट आया, बजट में देखिए सरकार ने कहा कि हमको 2047 तक विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत कैसा होगा? विकसित भारत की कोई तस्वीर होगी, विकसित भारत की कोई कल्पना होगी, विकसित भारत की परिभाषा आखिर क्या होगी? एक सामान्य व्यक्ति क्या समझे कैसा होगा विकसित भारत, और कैसे हम पहुंचेंगे उस लक्ष्य तक? तो सरकार ने इस बजट में, वित्त मंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत की जो हमारी यात्रा है, इसमें विकास के हमारे 4 इंजन हैं। 4 इंजन हैं विकास के। कृषि है, और उसमें समग्र रूप से प्रयास किए जाएंगे कि उत्पादकता बढ़े, और उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे। मिट्टी की सेहत को सुधारने से लेकर, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्थाएं देने से लेकर, उन्नत किस्म के क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज उपलब्ध कराने से लेकर, प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग तक की सुविधा देकर बहुत सारे प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, कृषि को लेकर क्या बजट में कही गई? हमारे देश में दलहन और तिलहन को लेकर आत्मनिर्भरता नहीं है। यानी बड़े पैमाने पर हमें दलहन का आयात करना पड़ता है। अब दाल खाना तो बहुत जरूरी है ना, दाल तो प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश की जितनी आबादी है 142 करोड़, उसकी जितनी आवश्यकता है दलहन को लेकर, खाने के लिए जो दाल चाहिए वो हमारे देश का किसान पैदा नहीं कर रहा है। हम उसको दुनिया के तमाम देशों से आयात करके लाते हैं। बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मालावी, मोजाम्बिक, म्यांमार, ऐसे बहुत सारे दुनिया के देश हैं। अब विकसित भारत ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो दूसरे देशों के सामने कटोरा लिए खड़ा है कि भाई दाल दे दो, खाने के लिए दाल नहीं है। तो हमने तय किया है विकसित भारत मतलब वो भारत जहां पे हम दलहन का आयात नहीं करेंगे। हम अपने देश के अंदर आयात की निर्भरता को न्यूनतम करके
1000 करोड़ का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है और 2029 तक का लक्ष्य है कि देश को हम दलहन के क्षेत्र में वंदे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज पैसा भेजते बिहार की धरती से शिवराज जी चौहान भी बैठल थे, जरा इनको एक बार लगाए दूं। शिवराज चौहान जिंदाबाद। परम आदरणीय सम्मानित मंच, अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि मंगल पांडे जी आप आंख का ऑपरेशन करा दे विपक्ष को जिसको दिखाई नहीं देता है। मैं कहता हूं कि अब दिलीप जायसवाल जी उसके डॉक्टर आपके अस्पताल में नहीं होगा, ये मंच पर बैठे हैं जीतन राम मांझी डॉक्टर, डॉक्टर चिराग पासवान डॉक्टर, दिलीप जायसवाल डॉक्टर, यही आंख का ऑपरेशन ठीक से करके दिखा देंगे विपक्ष को, क्योंकि दूसरे से नहीं देखेंगे। मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी अब पहुंच चुके हैं। मैं भाषण के बदले एक बार जयकारा लगा रहा हूं, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और जो गड़बड़ करे उसको दबा के बैठा दीजिए, यही कहूंगा। हमारे बीच अभी अभी आगमन हुआ है माननीय सांसद श्री संजय झा जी, साथ ही साथ आप कार्यकारी अध्यक्ष जदयू के, आपसे निवेदन है आप हमारे बीच आए, आपका अभिनंदन करते सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस मंच पर उपस्थित रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय विजय सिन्हा जी, सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण, माननीय विधायकगण और इस विशाल समूह में आए हुए भागलपुर और आसपास के 12 जिले से आए तमाम साथियों, आज किसान सम्मान समारोह है साथियों। और इस देश में कुछ सरकार 120 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ का जो गौरवशाली इतिहास विक्रमशिला है उसको भी स्थापित करने का काम मोदी की सरकार करने जा रही है साहब। और यहाँ पर एक्सप्रेस बनने जा रहा है, भागलपुर से लेकर बक्सर तक नया एक्सप्रेस वे बनेगा, जिसके माध्यम से इस इलाके का विकास होगा। यहाँ के एयरपोर्ट के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी की समर्पित प्राप्त हुई है कि आज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अपने बजट में अलग सिंह जी को धन्यवाद देता हूं कि समय की बाध्यता को देखते हुए उन्होंने अपना भाषण कहा कि मैं प्रधानमंत्री। जो किसान सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है उसके अध्यक्ष महोदय और आने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत बात कहने की बात नहीं है, सिर्फ आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि एक जमाना था। दाहिने तरफ जो कुर्सी वीवीआईपी वाला खाली रह गया है, इस तरफ से कुछ लोगों को उधर भेज दें। जो बाएं साइड वीवीआईपी में खड़े हैं वो लोग दाहिने तरफ जाके बैठ जाए।